अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग एवरीवन। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि आज की सेशन में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2023 के एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो एंड पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो चलिए बताना है यहाँ पे, हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध कृति गोदान के रचनाकार कौन है? जी हाँ बच्चों, आप सभी ने गोदान उपन्यास को जरूर पढ़ा होगा। यह एक उपन्यास था, ठीक है। तो यह किनके द्वारा लिखा गया था, इसके लेखक कौन है, यहाँ पे यही आंसर करनी है आप सभी को, ठीक है। तो बताएंगे आप सभी प्यारे छात्र बिल्कुल फास्ट यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा और ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट आप सभी करेंगे आंसर। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट किए, देन आंसर आपका सही है। गोदान उपन्यास के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। इसका प्रकाशन बच्चों आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, गोदान का प्रकाशन यहाँ पे 1936 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं फणीश्वर नाथ रेणु की, तो बच्चों आप लोग लिख लीजिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु की भी एक श्रेष्ठ उपन्यास थी, जिसका नाम था बच्चों, जिस शीर्षक का नाम था यहाँ पे मैला आंचल, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल रहने वाली है, मैला आंचल, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे अगर बात की जाए कि मैला आंचल की प्रकाशन कब हुई थी, तो आप लोग लिख लीजिएगा 1954 ईस्वी में इसकी प्रकाशन हुई थी। महादेवी वर्मा की अगर बात की जाए, तो महादेवी वर्मा के द्वारा भी बच्चों एक महाकाव्य रचना इनके द्वारा भी किया गया था, जिसका नाम था बच्चों यमा। जी हाँ, आप सबने पढ़ा होगा यमा। तो यमा के लिए बच्चों याद रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि यमा के लिए महादेवी वर्मा जी को कौन सी यहाँ पे पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, तो बच्चों आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे यमा के लिए इनको कौन सी यहाँ पे पुरस्कार मिला था बच्चों, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। तो ये सभी यहाँ पे क्वेश्चंस आप सभी लोग जरूर लिख लीजिएगा बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चों यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जी की बात हुई है, तो आप लोग रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत ही जाने माने यहाँ पे लेखक थे। और रामधारी सिंह दिनकर जी को भी बच्चों यहाँ पे उर्वशी, जी हाँ, आपसे पूछ दिया जाएगा कि उर्वशी किनके द्वारा यहाँ पे रचित यह यहाँ पे काव्य है, ठीक है, यह रचना है, तो आप सभी का क्या यहाँ पे आंसर रहेगी, तो बच्चों रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। तो उर्वशी, तो ये भी इनके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगी आप सभी के लिए बच्चों की उर्वशी के लिए भी यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जी को बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसको नोट कीजिएगा बच्चों, ठीक है। एक क्वेश्चन में बच्चों 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी को करवाया जा रहा है, तो सभी को पॉइंट बनाकर बच्चों आप लोग जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग ये भी जान लीजिए बच्चों, उर्वशी 1972 ईस्वी में यह रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर, और अगला प्रश्न भी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के स्क्रीन पे, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प को चुनिए। जी हाँ, और बच्चों यहाँ पे काफी बच्चे बोलते हैं कि सर पीडीएफ प्रोवाइड नहीं होती है, तो आप लोग बच्चों पीडीएफ के लिए यहाँ पे नो डाउट यहाँ पे, क्योंकि बच्चों पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड होती है। आप लोग स्टडी विथ रितेश, जी हाँ बच्चों, स्टडी विथ रितेश यहाँ टेलीग्राम चैनल से आप सभी लोग जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग वहाँ से पीडीएफ या कोई भी रिलेटेड जो भी नोटिस या नोटिफिकेशन है आपको वहाँ से मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए तो बताएंगे बिल्कुल फास्ट, संधि विच्छेद में सही विकल्प को चुनिए। ऑप्शन ए है संयोग, ऑप्शन बी समजोड़ योग, ऑप्शन सी समजोड़ योग और ऑप्शन डी समजोड़ योग। यहाँ पे बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि इसका संधि विच्छेद, तो संयोग का, जी हाँ, संयोग का संधि विच्छेद की यहाँ पे बात की जा रही है, तो बच्चों यहाँ पे इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो समजोड़ योग। जी हाँ, समजोड़ योग। तो जी भी विद्यार्थी यहाँ पे ऑप्शन नंबर
बी को लॉक किए थे, देन आंसर उनका सही था, यानी सम जोड़ योग यहाँ पे सही संधि विच्छेद हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात की जाए बच्चों ये कौन सी, जी हाँ यह कौन सी संधि कहलाएगी, तो बच्चों यहाँ पे लिख लीजिएगा यह आपकी व्यंजन संधि कहलाएगी। मे बी अगर आप सभी ने पढ़ा होगा संधि तो आप लोग पहचान गए होंगे कि ये कौन सी संधि कहलाएगी। इसका ट्रिक है बच्चों व्यंजन संधि पहचानने की यहाँ पे, यानी व्यंजन संधि में म के बाद अतः व्यंजन य आने पर म का अनुस्वार हो जाता है, तो वो हमारा कौन सी संधि कहलाती है, तो व्यंजन संधि कहलाती है। तो आप सभी को मैं बच्चों यहाँ पे वीडियो लाऊंगा कैसे आप लोग पहचानोगे ये कौन सी संधि है कौन सी नहीं है, ठीक है। तो आप लेकिन अभी आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा ये कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है, ठीक है। डिटेल वीडियो आएगी। अगर संधि की जो भी विद्यार्थी अगर नहीं पढ़े हैं उनको समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में बच्चों यहाँ पे नो लिखिएगा अगर समझ में नहीं आई है तो, ठीक है। यहाँ पे अगर तो मैं वीडियो इसका जितना जल्दी हो सके मैं ला दूंगा आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की, और अगला प्रश्न भी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के स्क्रीन पे, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ आवश्यकता से अधिक वर्षा के लिए एकल शब्द कौन सा है। जी हाँ आवश्यकता से अधिक जब वर्षा होती है तो एक शब्द में उसका क्या होगा उत्तर बताएंगे बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे अतिवृष्टि ऑप्शन बी है, अतुल्य ऑप्शन सी, वागदान ऑप्शन डी, अब यही बताएंगे फटाफट यहाँ पे। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को लॉक किए देन आंसर आपका सही है, अतिवृष्टि हो जाएगा इस प्रश्न के राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अतुल्य की जब बात आई है तो आप लोग जान लो बच्चों अतुल्य, इसके लिए बच्चों यहाँ पे ये तो यहाँ पे एक शब्द है ना, तो इसका अनेक शब्द क्या होगा बताओ बिल्कुल फास्ट आप सब लोग यहाँ पे। तो जिसकी समता ना हो सके, जी हाँ उसको हम लोग क्या बोलेंगे अतुल्य, यानी एक शब्द में उसको क्या बोला जाएगा बच्चों अतुल्य, जिसकी क्षमता ना हो सके, क्षमता ना हो सके उसको एक शब्द में हम लोग क्या बोलेंगे अतुल्य बोलेंगे। वागदान की बात की जाए बच्चों तो आप लोग लिख लीजिएगा वचन देने की रस्म, जी हाँ वचन देने की रस्म। अपव्ययी की अगर बात की जाए बच्चों तो आप लोग लिख लीजिएगा इसका भी कि फिजूल खर्च करने वाला, जी हाँ फिजूल खर्च करने वाला। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन बच्चों, आप सभी लोग निहाओ इसको नोट कीजिएगा, ठीक है, फिजूल खर्च करने वाला बच्चों। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की, और अगला प्रश्न भी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के स्क्रीन पे, और यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे पूछा गया है आपसे क्रिया से। जी हाँ यानी क्रिया का मूल रूप क्या है। जी हाँ बच्चों यहाँ पे बतानी है आप सभी को क्रिया का मूल रूप क्या कहलाती है। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी कारक, ऑप्शन सी धातु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बिल्कुल फास्ट करेंगे सभी छात्र यहाँ पे आंसर। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को लॉक किए देन आंसर आपका सही है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल है। यहाँ पे क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अगर यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के स्वरूप में आप लोगों को समझाऊं बच्चों तो आप लोग यहाँ पे समझने का प्रयत्न कीजिएगा। क्रिया का मूल रूप, ठीक है, तो मूल रूप बच्चों क्या हो गया, पद हो गया, ठीक है, यह हमारा क्या हुआ, तो मूल रूप हो गया, मूल रूप, ठीक है। यहाँ पे पहचानने का ट्रिक आप सभी को मैं बता रहा हूँ बच्चों, आप लोग इसको गौर फरमाइएगा इस क्वेश्चन पे। तो जी हाँ क्रिया का मूल रूप यहाँ पे क्या हो गया, पद हो गया। लेकिन अगर बच्चों यहाँ पे पद में अगर ना प्रत्यय लगाने से पढ़ना क्रिया बन जाती है। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे अगर पद में हम लोग ना प्रत्यय लगा देते हैं, जी हाँ यहाँ पे अगर हम लोग ना प्रत्यय लगा देंगे तो आप लोग जानते हो बच्चों प्रत्यय हमेशा लास्ट में लगता है, शब्द के अंत में लगता है। तो यहाँ पे ना हम लोग अगर लगा दे रहे हैं तो यह हमारा क्या बन जा रहा है बच्चों, तो यह हमारा क्रिया बन गया। जी हाँ क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए बच्चों आप सभी को यहाँ पे कहा गया कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, तो धातु कहलाता है। तो यह हमारा मूल रूप हो गया। तो मूल रूप हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा बच्चों धातु कहलाता है। लेकिन अगर उसमें हम लोग ना लगा देते हैं तो ये हमारा क्रिया हो गया, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी यहाँ पे क्वेश्चन यानी ठीक है बच्चों। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की, और अगला प्रश्न भी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के स्क्रीन पे, और यहाँ पे आप सभी को बतानी है दिए गए 4 विकल्पों में से एक का बहुवचन कौन सा विकल्प है। जी हाँ यहाँ पे एक का बहुवचन पूछा जा रहा है, बहुत, अनेक, ज्यादा, दो। बिल्कुल फास्ट यहाँ पे आप सभी करेंगे आंसर। तो वेल डन बच्चों, यहाँ पे एक का बहुवचन क्या होगा,
एक का बहुवचन हो जाएगा बच्चों अनेक। तो ऑप्शन, जी हाँ, अगर ऑप्शन बी को आप सभी लोग लॉक किए थे देन आंसर आपका सही है। एक का बहुवचन क्या हो जाएगा, अनेक हो जाएगा। इसकी परिभाषा क्या कहती है बच्चों, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञात हो उससे हम लोग एक वचन कहते हैं। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे आप लोग इस चीज को लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यानी शब्द के जिस रूप से एक से अधिक, जी हाँ, एक से अधिक होने का बोध हो, एक से अधिक होने का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के स्वरूप में आप लोगों को और समझा दूँ। यहाँ पे जैसे बच्चों यहाँ पे एक वचन क्या हो गया, देवी, इसका बच्चों बहुवचन क्या हो जाएगा बताइए, तो देविया। ठीक है, फिर उसी तरह बच्चों यहाँ पे माला हो गया, तो माला का बहुवचन क्या होगा बच्चों, मालाएं होगा। ठीक है, उसी तरह बच्चों आप सभी को यहाँ पे करनी है देवता। जी हाँ, ये देवता हमारा हो गया एक वचन, और बहुवचन आप सभी को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है कि देवता का बहुवचन रूप क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो याद रखेंगे, कमेंट बिल्कुल फास्ट कीजिए आप लोग यहाँ पे, करेक्ट आंसर इसकी क्या होगी। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की, और अगला प्रश्न भी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के स्क्रीन पे, और प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा। जी हाँ, यहाँ पे विलोम शब्द आपसे पूछी जा रही है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, विलोम शब्द से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है, और ये प्रीवियस ईयर का बच्चों क्वेश्चन है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्रशंसा का बच्चों यहाँ पे विलोम क्या होगा, ऑप्शन द्वेष, ऑप्शन बी अधर्म, ऑप्शन सी अपमान, और ऑप्शन डी हो गया बच्चों निंदा। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे आप सभी बताएंगे आंसर, इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी को लॉक किए देन आंसर आपका सही है, क्योंकि प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द बच्चों यहाँ पे लिख लीजिएगा, प्रशंसा शब्द का यहाँ पे विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो निंदा हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बच्चों आपवन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो आपवन शब्द का विलोम क्या होगा, तो पावन होगा। ठीक है, उसी तरह धर्म की बच्चों धर्म, और द्वेष का बच्चों क्या हो जाएगा, तो प्रीति। जी हाँ, द्वेष का प्रीति होगा। तो आप लोग ये तीनों चारों को लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की, और अगला प्रश्न भी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के स्क्रीन पे, और कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ बच्चों, कलेजे का टुकड़ा, जैसे नहीं बोलते हैं कलेजे का टुकड़ा मेरा हो गया, आपकी माँ भी बोलती है, आपकी कोई भी भाई बंधु बोलते होंगे ना कि ये हमारा कलेजे का टुकड़ा है, तो इसी का बच्चों यहाँ पे अर्थ बतानी है आप सभी को, मुहावरे बतानी है। ऑप्शन ए है अनुभवीहीन होना, ऑप्शन बी है बच्चों खुश होना, ऑप्शन सी है बहुत प्यारा, ऑप्शन डी खुशियाँ मनाना। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे आप सभी करेंगे छात्र आंसर क्या होगी। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग यहाँ पे आंसर कर रहे हो, ऑप्शन नंबर सी इट इज़ करेक्ट आंसर, यानी बहुत प्यारा होना। कलेजे का टुकड़ा होना का अर्थ क्या होगा बच्चों, बहुत प्यारा होना। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले प्रश्नों की ओर भी हम लोग बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न भी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों की स्क्रीन पे, और दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे आपके एग्जाम में दे दिया जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैं आप लोगों को बार बार बताया हूँ, प्रीवियस क्लास में भी बच्चों मैं आप लोगों को बता रखा हूँ कि बच्चों यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए आप सभी को क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके पेपर में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे सावधानी पूर्वक पहले पढ़ेंगे, श्रद्धावान को ही डैश की प्राप्ति होती है। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे सुटेबल वर्ड, सुटेबल शब्द कौन सा होगा जो कि इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पे बतानी है। ऑप्शन ए है धन, ऑप्शन बी संपत्ति, ऑप्शन सी उपहार, ऑप्शन डी ज्ञान। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे आप सभी को बतानी है बच्चों, इस सेंटेंस को कंप्लीट करने वाला सुटेबल शब्द कौन सा होगा। जी हाँ, फटाफट आप लोग करेंगे, सुटेबल वर्ड बताएंगे आप लोग। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किए हो देन आंसर आपका सही है। यहाँ पे श्रद्धावान को ही यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, किस, जी हाँ बच्चों, यहाँ पे श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द
करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी ये तीनों यहाँ पे गलत होंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी ये तीनों है ये इस सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ऑप्शन जो डी हमारा था वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की और। अगला प्रश्न भी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के स्क्रीन पे, और यहाँ पे आप सभी को पहचाननी है बच्चों, यहाँ पे फिर से संधि विच्छेद से क्वेश्चन दे दिया गया है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। अत्याचार का दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प को चुनिए। जी हाँ बच्चों, अत्याचार का संधि विच्छेद आप सभी को बतानी है। अत्याचार, जी हाँ, अत्याचार का संधि विच्छेद आप लोग करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन ए है अत्य जोड़ अचार, ऑप्शन सी अति जोड़ अचार, ऑप्शन सी अत्या जोड़ चार, ऑप्शन डी हो गया अति जोड़ अचार। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे आप सभी को करनी है आंसर। तो वेल डन बच्चों, यहाँ पे अत्याचार का संधि विच्छेद हो जाएगा बच्चों अति। जी हाँ, अति जोड़ आचार क्या हो जाएगा, तो अति जोड़ आचार। तो ऑप्शन आपका ना ही यहाँ पे ए होगा, ना ही बी होगा, ना ही सी होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो अगर आप सभी लोग ऑप्शन डी को लॉक किए थे देन आंसर आपका सही है बच्चों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे बात की जाए बच्चों कि यह कौन सी संधि है। अब अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि संधि विच्छेद तो आप सब लोग पहचान गए, लेकिन यहाँ पे पूछ दिया जाए कि यह कौन सी संधि कहलाएगी, तो बच्चों यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए यह यन संधि कहलाएगी। इस पे वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों, और इस संधि पे वीडियो मैं लाऊंगा बच्चों। ये कैसे हुआ, तो बच्चों देखो अति, जी हाँ अति आप लोग बोल रहे हो तो लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, छोटी ई आ रहा है। जी हाँ, छोटी ई आ रहा है। उसके बाद बच्चों आचार, आचार में क्या आ रहा है बच्चों, अ आ रहा है। आचार आप लोग प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो तो क्या आ रहा है, आचार, अ आ रहा है लास्ट में। तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा बच्चों, यह बन जाएगा, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों ये हमारा कौन सी संधि है, ट्रिक हुआ बच्चों, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा ट्रिक। ठीक है, यानी अति, छोटी ई प्लस अ, ये मिलकर ये किस में परिवर्तित हो जाता है, तो य में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए बच्चों ये हमारा कौन सी संधि कहलाई बच्चों, तो यन संधि कहलाई। ठीक है, तो इस पर मैं बहुत जल्दी वीडियो लाऊंगा कि आप सभी को समझ में आ जाएगा बच्चों यहाँ पे कि कैसे आप लोग पहचानोगे कि कौन सा ये संधि है। तो चलिए इसके साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की और। ये सभी प्रश्न आप लोग नोट करते हुए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न भी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी बच्चों, और यहाँ पे आप सभी को बतानी है बच्चों, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, फिर से यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति से क्वेश्चन पूछ दिया गया बच्चों, तो आप लोग को यहाँ पे पहचाननी है यहाँ पे सही शब्द क्या इसमें फिल होगा। राष्ट्रीय एकता को सबसे बड़ा खतरा है डैश से। जी हाँ बच्चों, राष्ट्रीय एकता, आप लोग क्वेश्चन को पहले पढ़ो। यहाँ पे राष्ट्रीय एकता को सबसे बड़ा खतरा किससे है बच्चों, जातिवाद, बंधुत्व, आपसी प्रेम, या ऑप्शन नंबर डी है आपका सौहार्दता। जी हाँ, फटाफट करेंगे सभी छात्र आंसर यहाँ पे क्या होगी। मैं देख रहा हूँ कितने बच्चे यहाँ पे करेक्ट आंसर करते हैं, जातिवाद, बंधुत्व, आपसी प्रेम, या सौहार्दता। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे आप सभी के द्वारा आंसर आनी चाहिए बच्चों। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग बिल्कुल फास्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किए, देन आंसर आपका सही है। यानी राष्ट्रीय एकता को सबसे बड़ा खतरा किससे है बच्चों, तो जातिवाद से है। आए दिन बच्चों देख भी रहे हो जातिवाद के लिए क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की और। अगला प्रश्न भी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के स्क्रीन पे आ चुकी है और इसमें आप सभी को पहचाननी है बच्चों, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ होगा। जी हाँ, फिर से एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो यज्ञ करना, ऑप्शन बी हो जाएगा, किसी के क्रोध को भड़काना, ऑप्शन सी, पक्षपात करना, ऑप्शन डी हो जाएगा, शुभ वस्तु पर घी गिराना। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे आप सभी के द्वारा आंसर आनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चंस है बच्चों। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को लॉक किए, देन आंसर आपका सही है। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा किसी के क्रोध को भड़काना। ठीक है, चलिए अगर इसको बच्चों आपको बोल दिया जाएगा कि वाक्यों में प्रयोग करके आप लोग बताइए, तो आप लोग क्या बताओगे बच्चों। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे। तो बच्चों आप, ठीक है, सच्चे मित्र दोस्तों की
लड़ाई में आग में घी डालने का काम नहीं करते हैं। जी हाँ बच्चों, यानी जो सच्चा दोस्त होता है वो दोस्तों की लड़ाई में, ठीक है, आग में घी डालने की काम नहीं करता है। तो यहाँ पे इस वाक्य को लिख लीजिएगा, ऐसे आपको समझने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। डालने का काम नहीं करता है, ठीक है। काफ़ी ये सभी इम्पोर्टेंट यहाँ पे सवाल रहेगी, तो आप लोग यहाँ पे एनी हाउ नोट करते हुए बच्चे अगले प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न भी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के स्क्रीन पे आ चुकी है, और इसमें आप इनमें से कौन सी रचना स्वामी दयानंद की है। जी हाँ, यहाँ पे बतानी है स्वामी दयानंद जी की इनमें से कौन सी रचना है। ऑप्शन ए हो गया भारत मित्र, ऑप्शन बी सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन सी सदादर्श, ऑप्शन डी हो गया परीक्षा गुरु। बिल्कुल फास्ट यहाँ पे आप सभी के द्वारा आंसर आनी चाहिए बच्चों। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो वेल डन बच्चों। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर, जी हाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को लॉक किए, देन आंसर आपका सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश की रचना किए थे, ठीक है। और यहाँ पे ये और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बच्चों। यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आर्य समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, स्टार मार्क बच्चों दे दीजिएगा। आर्य समाज की स्थापना किनके द्वारा यहाँ पे किया गया था। बिल्कुल फास्ट यहाँ पे करेंगे आंसर आप लोग। तो आप लोग याद रखेंगे बच्चों, आर्य समाज की स्थापना यहाँ पे स्वामी दयानंद जी के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। सरस्वती, इनका फुल नेम आप लोग लिख लीजिएगा बच्चों। और ये किस लिए किया गया था बच्चों, यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना, तो यह स्वामी दयानंद जी के द्वारा हिंदू धर्म के सुधार के लिए 1875 ईस्वी में, जी हाँ बच्चों 1875 ईस्वी में बच्चों किया गया था, ठीक है। किनके द्वारा, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। तो ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट को, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की। और अगला प्रश्न भी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के स्क्रीन पे, और यहाँ पे आप सभी को बतानी है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत दुर्दशा किस युग में लिखा गया था। जी हाँ, भारत की दुर्दशा वह किस युग में लिखा गया था। ऑप्शन ए छायावादी युग, ऑप्शन बी त्रिवेदी युग, ऑप्शन सी भारतेंदु युग, और ऑप्शन डी आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप सभी के द्वारा आंसर आनी चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सवाल है बच्चों, VVI तो पहले आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो इसमें बताइए आप लोग, भारत दुर्दशा किस युग में लिखा गया था। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को लॉक किए, देन आंसर आपका सही है। दुर्दशा बच्चों यहाँ पे भरत तेंदु युग में लिखा गया था, ठीक है। अगर बच्चों यहाँ पे बात की जाए कि भरत तेंदु युग के श्रेय किस लेखक को जाता है। जी हाँ बच्चों, भरतेंदु युग का जो श्रेय है वह किस लेखक को जाता है, तो आप लोग लिख लीजिएगा बच्चों, भरतेंदु हरिश्चंद्र जी को जाता है। इन्हीं के नाम पे बच्चों ये भरतेंदु युग भी पड़ा था, ठीक है। तो उनका नाम क्या है बच्चों, तो भरतेंदु हरिश्चंद्र। पूछ दिया जा सकता है, उस समय का पूछा जाएगा कि उस समय का लेखक कौन थे, तो आप सभी का आंसर बच्चों होना चाहिए था भरतेंदु हरिश्चंद्र जी, ठीक है। तो ये भरतेंदु जो है इन्हीं के युग पे, इन्हीं के नाम पे बच्चों ये भरतेंदु युग पड़ा था, ठीक है दोस्तों। चलिए छायावादी युग की बात आई है, तो अगर आपसे पूछ दिया जाएगा बच्चों कि छायावादी युग के प्रमुख रचनाकार कौन हैं, तो आप लोग बच्चों यहाँ पे क्या लिखोगे, मुंशी प्रेमचंद्र। जी हाँ, प्रेमचंद्र। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी भी हैं, ठीक है। यह छायावादी युग के कवि थे। रामचंद्र शुल्क, ठीक है। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों प्रश्न। फिर यहाँ पे द्विवेदी युग की बात की जा रही है बच्चों, तो यहाँ भी आप लोग लिख लीजिए द्विवेदी युग के यहाँ पे प्रमुख रचनाकार कौन थे, तो आप लोग लिख लीजिए महावीर प्रसाद त्रिवेदी, ठीक है। महावीर प्रसाद त्रिवेदी, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन। महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी हैं यहाँ पे
द्विवेदी युग के कवि। अगर आपसे हाँ, वीर प्रसाद त्रिवेदी जी बहुत ही बड़े यहाँ पे साहित्यकार थे और इनको बच्चों यहाँ पे, ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि हिंदी में कौन ऐसे राइटर थे जिनको आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो बच्चों महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे, इनको यहाँ पे आचार्य की उपाधि से सम्मानित भी किया जा चुका है, ठीक है। आचार्य की उपाधि, आचार्य की उपाधि से इनको बच्चों यहाँ पे सम्मानित भी किया जा चुका है। आचार्य की उपाधि, यहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन को लिख के तब उसके बाद आंसर आप लोग लिख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की, और अगला प्रश्न भी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के स्क्रीन पे, और यहाँ पे आप सभी को बतानी है बच्चों, जो सबसे प्रिय हो के लिए एकल शब्द है। जी हाँ, यहाँ पे अनेक शब्दों का एक शब्द फिर से आ गया, और यहाँ पे बतानी है। यहाँ पे ऑप्शन ए प्रियतम, ऑप्शन बी प्रतिमा, ऑप्शन सी बेजोड़, ऑप्शन डी प्रथम। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट सवाल, इसका आंसर आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में फटाफट करेंगे। जो सबसे प्रिय हो, जी हाँ, जो सबसे प्रिय हो उससे आप लोग क्या कहते हो, बिल्कुल फास्ट बताएंगे। तो वेल्डन बच्चों, ऑप्शन नंबर ए यानी प्रियतम इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की, और अगला प्रश्न भी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के स्क्रीन पे, और यहाँ पे बच्चों पूछा जा रहा है, मैं कलम से लिखता हूँ, वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह बताइए। जी हाँ बच्चों, आप सभी ने कारक पढ़ा होगा। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलगाव, संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर और संबोधन हे हरे। तो आपको इन्हीं में से पहचाननी है बच्चों कि मैं कलम से लिखता हूँ, इसमें कौन सी कारक चिन्ह है। बिल्कुल फास्ट यहाँ पे आप सभी को बतानी है बच्चों। जी हाँ, फटाफट आप सभी करेंगे आंसर। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। तो मैं आप सभी को बता दूं, इसमें कारक चिन्ह पहले आप सभी को पहचानना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा बच्चों, चिन्ह तो से है, ठीक है। क्या है, तो से है, यहाँ पे बताएंगे आप सभी बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे से है। तो मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों कि करण और अपदान दोनों कारक में बच्चों विभक्ति चिन्ह है, ये से ही होता है। विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो से ही होता है। तो अब आप लोग बता दीजिए, ये दो यहाँ पे कारक की बात की जा रही है, करण कारक, उसके बाद बच्चों यहाँ पे अपादान कारक, इन दोनों में बच्चों से लगा हुआ रहता है विभक्ति चिन्ह। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट यहाँ पे यही कर रहा है बच्चों, इन दोनों में से आखिरकार होगा तो होगा कौन, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे ऑप्शन ए है करण कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी संबंध कारक। बिल्कुल फास्ट यहाँ पे करेंगे आंसर। तो कारक भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है, हे अरे होती है, ठीक है। कर्म कारक भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे कर्म कारक यानी को, तो यहाँ पे को का जिक्र नहीं किया गया, यानी मैं कलम को लिखता हूँ ऐसा तो नहीं ना लिखा गया है। कर्म तो यहाँ पे नहीं कर रहा है, इसलिए बच्चों ये भी नहीं होगा। अपादान कारक, अपादान कारक से आप लोग क्या समझते हो बच्चों, तो ये इसका मतलब बच्चों होता है अलगाव, अलगाव होता है, ठीक है। और यहाँ पे करण कारक हो गया बच्चों, यह होता है से द्वारा। जी हाँ, से द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर साधारण शब्दों में मैं बताऊं बच्चों कि मैं कलम से लिखता हूं, यह बच्चों आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को लॉक किए हो, देन आंसर आपका सही है, यह हो जाएगा बच्चों करण कारक, ठीक है। कैसे होगा अब आप लोग यहाँ पे समझो बच्चों, एग्जाम्पल के स्वरूप में आप सभी को समझाता हूँ, समझने का प्रयत्न कीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे यह करण कारक कैसे होगा, ठीक है। चलिए पहले सेंटेंस को मैं लिख देता हूं, मैं कलम से लिखता हूं, तो बच्चों यहाँ पे मैं कलम से लिखता हूं, इसमें क्या हो रहा है, करण कारक का परिभाषा यहाँ पे क्या कहता है, शॉर्ट ट्रिक आप लोग जान लो बच्चों कि साधन होने पर करण कारक होता है। जी हाँ, करण कारक का यहाँ पे आप लोग ट्रिक लिख लीजिएगा, ट्रिक करण कारक का, ठीक है, करण कारक। तो ट्रिक यही है बच्चों कि साधन, साधन होने पर करण कारक माना जाता है, ठीक है।
साधन होने पर करण कारक माना जाता है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए मैं कलम से लिखता हूँ, तो यहाँ पे साधन क्या है, तो कलम है, यानी वो कलम से लिख रहा है, तो यह साधन हमारा हो गया ना, यानी बिना कलम के तो वो लिख नहीं सकता है, इसलिए बच्चों यह यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपादान कारक की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अपादान कारक देखिए दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट करने का तात्पर्य कुछ भी नहीं है, आप लोगों को बस समझना है। इसका भी मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। करण कारक का तो आप लोग समझ गए कि कैसे पहचानोगे। अब यहाँ पे देखिए अपादान कारक को पहचाने बच्चों, यहाँ पे पेड़ से पत्ता गिरता है, जी हाँ, पहले आप लोग इस सेंटेंस को लिखिएगा, पेड़ से पत्ता गिरता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चों आप सभी को मैं समझाना चाहूँगा, पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है, यानी पेड़ से वह जुदा हो रहा है पत्ता। ठीक है, तो इसलिए बच्चों इस सेंस में यहाँ पे यह अपदान कारक कहला जाएगा। ठीक है, अपदान कारक ये हो जाएगा। कैसे होगा आप लोग लिख लीजिएगा, ट्रिक इसका हो जाएगा, अलगाव होने पर अपदान कारक होता है। जी हाँ, यानी जुदाई होने पर बच्चों यह अलगाव अपदान कारक का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। अलगाव होने पर अपदान कारक होता है बच्चों। ठीक है, अपदान कारक होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे बच्चों क्या, तो अलगाव होने पर यह कौन सा कारक होगा, तो अपादान कारक होगा बच्चों। इसलिए क्योंकि देखिए ये पेड़ है बच्चों, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, यानी पेड़ से वो जुदा हो गया, इसलिए बच्चों उस सेंस में, उस यहाँ पे अर्थ में बच्चों यह अपादान कारक हो जाएगा। तो यहाँ पे अब कोई भी कंफ्यूज क्रिएट नहीं हुआ बच्चों। यहाँ पे से का जिक्र किया गया था बच्चों, इसलिए बच्चों में करण कारक में भी से आता है और यहाँ पे अपादान कारक में भी से आता है, इसलिए बच्चों मैं बता दिया दोनों को। तो आप सभी को कोई यहाँ पे डाउट नहीं होगी। तो यहाँ पे आप सभी को बतानी है, यहाँ पे आप सभी के लिए एक बहुत ही मैं प्यारा सा क्वेश्चन दिए जा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन यही रहेगा बच्चों आप सभी के लिए। तो बच्चों में भी आप लोग समझ लिए होंगे। ठीक है, बट आप लोग ज़्यादा यहाँ पे परेशान ना होगे, क्योंकि कारक पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, ट्रिक के अकॉर्डिंग आप सभी को मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों, आप लोग बताएंगे। यहाँ पे गंगा हिमालय से निकलती है, जी हाँ, यह कौन सी कारक होगी, आप सभी को आंसर करना है इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में। गंगा हिमालय से निकलती है, यह कौन सी कारक होगी, इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होगा, इसकी कारक चिन्ह को भी आप लोग पहचानेंगे, और साथ ही साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में बच्चों कमेंट भी करेंगे यहाँ पे इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे ऐसे ही प्रश्नों के साथ एक नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके एवरीवन, बाय बाय एंड गुड नाइट सभी को।